हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का ई कॉल लेटर आउट लाइव टेस्ट। तो भाई इन्होंने कॉल लेटर आउट करा दिए हैं, जिस जिसको चाहिए वो ले लो। तो अभी तक इनका मिनी लाइव टेस्ट चल रहा था, जो कि हाफ क्वेश्चंस होते थे, हाफ मार्क्स के। अभी ये पहला टेस्ट है जो अभी मुझे दिख रहा है, जो फुल टेस्ट है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इन्होंने फुल लाइव टेस्ट अपलोड किया है। तो आज हम इसको लगाने वाले हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहीं पे आपके सामने लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आपको सीखने की क्या ज़रूरत है? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप कम समय में आंसर ला सकते हैं, कैसे आप यूनिट डिजिट से, कैसे आप ऑप्शन से आंसर्स लाएंगे। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएंगी एग्जाम में, वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। हिंदी भाषा। आई हैव रीड ऑल, रेडी टू बिगिन। तो भाई स्टार्ट हो जा। नेक्स्ट दोबारा से। चलिए, तो हम शुरू करेंगे मैथ्स के साथ। ठीक है, बाकी आप हो सकता है जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है उसी पे आप चलें, उसी को फॉलो करें। मैं यहाँ पे पहले मैथ सॉल्व करूँगा, फिर रीजनिंग, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे जीके जीएस को। ठीक है जी। बाकी सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही ये मेरा नकली सॉफ्टवेयर का नकली नकली मार्कर आएगा, तो ये टाइम रुक जाएगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है ना, ये पॉज हो जाती है। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मेरा मार्कर आता है। ठीक है, तो ये टाइम बैक एंड में चल रहा है ना। ये 31 है, जैसे मैंने जैसे ही मार्कर हटाया, देखो ये टाइम चल रहा था। ठीक है, तो आप इस बात को अन्यथा या दूसरे तरीकों से ना लें। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लें। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये क्या हो गया? चलिए, क्या बोल रही है? एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर इतनी हो गई। एक वर्ष के पहले, सॉरी, एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? 20% बढ़ के इतनी हो गई। मतलब अगर हम कहें 20% क्या होता है? 1/5। तो 5 पे 1 बढ़ गई, तो 5 से 6 हो गई, और 6 की वैल्यू ये दे रखी है ना। 20% बढ़ के ये हो गई थी। तो अगर 6 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? अपॉन में 6 निकालने की, इसकी पहले की जनसंख्या जो कि 5 है, तो इंटू 5। तो करिए इसको, काटा हमने इसको, कितना आ गया? 6 पंजे 30, 6 कम 6, 3 इधर गया, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। ठीक है, इसको इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 25 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, 5 पंजे 25। 25 785, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? इसको हम कलर बदलते हैं जी। एक छात्र के अंक इतने के स्थान पर गलती से इतने लग गए, इसकी वजह से कक्षा का जो औसत अंक है ना, इतने बढ़ गए। तो छात्रों की संख्या बतानी है। इसमें कोई फॉर्मूला मत लगाओ, कोई लेंदी के कैलकुलेशन मत करो, सीधा देखो भाई कितने का डिफरेंस आया। हमने ज़्यादा काउंट कर लिए ना, एक्चुअल में उसके 69 थे, हमने ज़्यादा ले लिए। कितने ले लिए? 70 80 90, 25 मार्क्स हमने एक्स्ट्रा ले लिए। तो ये जो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए, इसकी वजह से एवरेज इतना बढ़ गया। ये जो हमने 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए होंगे, तो ये सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है एवरेज एक बंदे को 1.25 मिला। बढ़ गए ना इसकी वजह से, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये जो बड़े हैं, ये सभी को बराबर बराबर बटेंगे। तो ये 1.25 सबके पास आ गए। तो 25 को हमने ऐसे बांटा कि सभी के पास 1.25 आया ये। तो देखें कितने लोगों में बटा होगा ये। इस जीरो को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो ये 20 लोग होंगे जिनके पास ये बटा होगा। तो लोग भी 20 ही थे। ठीक है, 1.25 सबके पास बट गए 25, तो कुल मिला के 20 लोग थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी और इतनी है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है। देखो समलंब चतुर्भुज या तो ऐसे बना लो, या फिर गाड़ी की तरह बना लेना, जैसे आपको बनाना है वैसे। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और आमने सामने की भुजाओं की क्या है लेंथ? एक की 20 है और एक की 25 है। ठीक है जी। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इनकी
जोड़, आमने सामने की भुजाओं का जोड़ और इंटू एच। ठीक है जी, तो इनका जोड़ कितना है 45, तो 1/2 इंटू 45 और इंटू एच कितनी है इनकी 14। ठीक है जी, तो 2×7 = 14, 7×4 = 28, 5×4 = 20, ओ सॉरी 7×4 = 28, 7×5 = 35 और 28, 30, 315। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 व्यक्ति या 30 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 व्यक्ति और 9 लड़कों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं, या फिर 20 व्यक्ति या 36 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब 20 व्यक्ति भी उतना ही समय लेते हैं जितना कि 36 लड़के। तो लड़कों को बॉय लिख लेते हैं, व्यक्ति को पर्सन लिख सकते थे बट मैंने वी लिख दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 व्यक्तियों को जितना समय लगता है उतना ही 36 लड़कों को लगता है, तो ये बराबर लिख दिया मैंने। तो अब इसको काटो, कैसे काटोगे? 4×5 = 20, 4×9 = 36। हमने बताया जो जिसके सामने होता है उसकी वही वैल्यू होती है। वी के सामने 9 है तो वी अपॉन में बी का रेशियो निकालेंगे, तो वी के सामने 9 है तो वी का 9 आ गया, और बी के सामने 5 है तो बी की वैल्यू 5 आ गई। ये 5 हमारा थोड़ा ये बी की वैल्यू 5 आ गई। और ये पूछ क्या रहा है 20 व्यक्ति, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना होगा। बी जो है किसी को भी ले लेते हैं, वी को ले लेते हैं। वी एक दिन में 9 काम करता है, एफिशिएंसी वी की 9 आ गई। वी 9 काम करता है और कितने दिन तक काम कर रहा है, सॉरी एक व्यक्ति 9 काम करता है, टोटल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 20 व्यक्ति, तो कितना काम कर देंगे 18 काम कर देंगे एक दिन में। और टोटल कितने दिन तक काम कर रहे हैं 10 दिन तक, तो ये 10 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे 9×2 = 18, 00, 1800 काम है टोटल। ठीक है, अब कितने लोग, इसका कलर बदलते हैं एक बार। कितने लोगों से काम कराना है 20 व्यक्ति प्लस 9 लड़के, तो 20 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 20 की कितनी हो जाएगी 180, तो 20 व्यक्ति 180 काम कर देंगे और 9 लड़के कितना कर देंगे, एक लड़का 5 करता है, 9×5 = 45, तो ये सब लोग मिला के एक दिन में कितना काम कर देंगे 225। टोटल वर्क कितना है ये, और 225 एक दिन में कर रहे हैं तो कितने दिन में कर देंगे, काटो इसको 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 175, 5 इधर गया 25×2 = 50, 9×8 = 72, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी हो सकता है ना, देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लाइव लाइव सॉल्व करते करते कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाए, सिली मिस्टेक्स हो जाए, पहले से तो तैयार कर नहीं रखा, तो उन सब मिस्टेक्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें या फिर मुझे करेक्ट कर दें अगर आपको पता है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ। बाकी तो जब इसका डिटेल एनालिसिस आ जाएगा तो चेक कर लेंगे, आपको भी बता दूंगा कि कहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है जी। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपने उपभोग में 5% की कमी करता है, कुल व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखो भाई, मैंने माना चावल की कीमत अगर 100 रुपये थी तो बढ़ के कितनी हो गई 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। ठीक है, इसके कारण से उपभोग में 5% की कमी आ गई। मैंने कहा मैं पहले 100 रुपये के चावल लेता था और 100 यूनिट ही उपभोग करता था, अब मैं 120 रुपये के आ रहे हैं वो चावल, तो 120 यूनिट ही उपभोग करता हूँ। तो उसने कहा सॉरी पहले करता था, तो उसने कहा कि उपभोग जो है ना वो मेरा 5% कम हो जाएगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5% मतलब 5/100, तो 20×5 = 100, 20 × 5 से 5 घटा तो 6, उपभोग मेरा 6 कम हो जाएगा, तो मतलब 114 हो जाएगा उपभोग। ठीक है, तो भाई पहले मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था, तो अब मेरे को खर्च कितने करने पड़ेंगे 114, है ना, 114 का उपभोग करूंगा अब मैं, तो 14% एक्स्ट्रा मेरे को खर्च करना पड़ेगा, तो 14% मेरा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है जी। चलिए, ये क्या बोल रहा है, कलर फिर से बदलेंगे, कलरों में खेलेंगे आज हम। ए बी सी का रेशियो ये है, बी और ए के बीच का अंतर, बीच के अंतर का, और सी और बी के बीच के अंतर का रेशियो बताना है, ए और बी और ए का और सी और बी का। तो ए और ए बी सी डायरेक्ट दे रखा है तो सीधा निकाल दो। बी और ए का अंतर कितना है 6, रेशियो सी और बी का अंतर कितना है 21 और 6, तो 1:1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए ने बी से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों का योग और उसके अंक उनके अंकों के योग के 60% थे। दोनों शामिल हुए। ए ने बी से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक यानी ए के अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। तो ए के द्वारा प्राप्त अंक बताने। देखो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना ए ने 19 मार्क्स लिए थे, ठीक है, तो ये कह रहा है ए ने बी से 9 अधिक लिए थे, तो बी ने 10 लिए होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है और ए जो है ना, ए इसके मार्क्स जो हैं वो 60% है टोटल के, तो ये टोटल 29 हो गया और 29 का 60% आएगा ही नहीं, है ना। 29 का 60% 19 नहीं आ सकता ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैंने 36 लिया। अगर ए के 36 हैं तो बी के कितने होंगे, अभी मैं बेसिक से भी करूंगा, ठीक है। तो बी के इससे 9 कम होंगे, बी से 9 अंक ज्यादा है ना ए के, तो बी के इससे 9 कम होंगे, तो बी के 27 होंगे। और इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 6 और 3 63। इसका 60% निकाल सकते हो आप? नहीं, इसका भी 60% नहीं आएगा पूरा, 36। अब हमने माना, सॉरी, हमने माना कि ए ने 27 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ए अगर 27 मार्क्स प्राप्त करता है तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे, इससे 9 कम 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया इनका सम, 30 40 45। 45 का 60% कितना होगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 2 तिया 6, 9 तिया 27। इनके सम का 60% 27 है, सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसने जैसा बोला था वैसे मैंने सेटिस्फाई करा दिया। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे बी से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं ए ने, तो अगर बी एक्स प्राप्त करता है तो ए ने कितने प्राप्त किए होंगे, बी से 9 ज़्यादा, ठीक है। और जो ए के अंक हैं, ए के जो अंक हैं उनके अंकों के योग का 60% है, तो जो ए के अंक हैं ये बराबर हैं इन दोनों के योग का 60%, मतलब 2x प्लस 9 का 60%, मतलब 6/10, ठीक है। तो ये 10 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 90 बराबर 12x प्लस 6 54। तो ये इधर आएगा 2x बच जाएगा, सॉरी ये 10 इधर जाएगा 2x बन जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 30 और 36। एक x की वैल्यू 18 आ जाएगी, बी की वैल्यू 18 आ गई और ए की वैल्यू 18 प्लस 9 27, ऑप्शन नंबर सी। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो। हम्म, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं समानुपात वाले, मैंने आपको बताया ए बी सी चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहा है, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, है ना। तो 18 इस स्थिति में क्या होता है, ये प्रोपोर्शन में होते हैं, 18/7 बराबर होगा 68 अपॉन में ये जो फोर्थ वाला डी है। तो डी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ डी को यहाँ पे, तो यहाँ डी आ गया बराबर ये 68 यहाँ पे था, ये 27 इधर मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पे 18 के यहाँ पे जब डी आया था तो ये मल्टीप्लाई में हो गया था 18, तो ये नीचे आके डिवाइड में आ गया। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और पानी के दो मिश्रण जिसमें क्रमशः अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो इतना है और इतना है, दो मिश्रण है, ठीक है। ये वाला ए मिश्रण है और ये वाला बी मिश्रण है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है जी। इन दोनों को इस रेशियो में मिलाया जाए तो जो परिणाम का मिश्रण होगा उसमें रेशियो क्या होगा। इसने क्या बोला है, ए वाला इतना है बी वाला इतना है, दोनों को इस रेशियो में मिलाना है। इस तरह के सवाल में आप क्या करो, देखो मैं डायरेक्ट एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, बट आप सिंपल तरीके से करो। देखो जैसे ये 2:7 है पहला वाला मिश्रण और दूसरा मिश्रण क्या है 4:5, इनकी क्वांटिटी को सेम बना लो, है ना। एलिगेशन से भी कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको और तरीका आसान बताता हूँ कि इनकी क्वांटिटी को सेम बना लो। यहाँ पे 7 और 2 9 है, यहाँ 5 और 4 9 है, तो ये तो बहुत ईजी यहीं कर दिया इन्होंने, क्वांटिटी सेम दे रखी है। तो अब मुझे चाहिए पहले में से 2, इसमें से मुझे 2 चाहिए और इसमें से मेरे को 5 चाहिए। ये तो कह रहा है 2:5 में मिश्रण करना है, तो इसमें से ये है एसिड और ये है वाटर। तो एसिड की
जो ओवरऑल मेरा इनमें मिला के बनेगा एसिड और वाटर, उसका रेशियो निकालना है। तो इसमें से मैं एसिड कितना ले पाऊंगा, 2 रेशियो ले रहा हूँ, 2 दूनी 4, यहाँ से एसिड लूंगा और यहाँ से एसिड कितना ले पाऊंगा, ये एसिड और वाटर है ना, यहाँ से कितना लूंगा, 5 चौक 20, तो टोटल यहाँ से 20 एसिड आ गया। वाटर यहाँ से कितना आएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ से कितना आएगा, 5 पंजे 25। तो इनसे एसिड और वाटर इतना इतना आएगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 24 रेशियो 3, 3 और 9। ठीक है, तो ये कट रहा है किसी से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 रेशियो 13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी एलिगेशन तो उसमें लग ही जाता है आराम से, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ऑफ सीजन के दौरान इसको इतने में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत बताना है। ये भी कोई सवाल है, इतने में बेच दिया इतने की चीज को, तो कितना छूट मिली इसको, 40 में से दोगे 38, 760 रुपये पे 38 रुपये की छूट मिली। ये इससे ये खत्म, 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। 3 वर्ष में इतनी हो गई, 4 वर्ष में इतनी हो गई, तो भाई इनका रेशियो क्या आ गया, 5:6, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 4 छः 24। तो रेशियो हर साल जो होता है वो इनका रेशियो सेम ही रहता है, मतलब राशि 5 से 6 हो रही है। तो 5 से 6 होने में मतलब 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 5 रुपए पे, मतलब 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट 20% आ गया। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए। अगर ये मेरे को 6 और 7 साल का भी दे रखा होता ना, तब भी इनका 5:6 ही आता। सीआई की एक प्रॉपर्टी होती है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है 400 ब्याज मिल रहा है इधर, ये ओवरऑल राशि है, इस पे 400 का ब्याज मिल रहा है, तो भी 1/5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसने बोला एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से इतनी बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो कि अभी इतनी जनसंख्या है और 3 वर्ष बाद ऐसे ऐसे 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ऐसे भी कर सकते हो आप। बाकी देखो 10% बढ़ जाती है, तो अगर मैं सीधा लूँ, देखो वैल्यू बहुत ईजी दे रखी है, 10% बढ़ जाती है, मतलब 10 से 11 हो जाती है एक साल में, फिर दूसरे साल में ये हो जाता है 10 से 11, फिर तीसरे साल में 10 से 11 हो जाती है। कुल मिला के 1000 से, अगर 1000 है तो 1000 से कितनी हो जाएगी, 11 का क्यूब 1331, इतनी हो जाती है। इतने से 11,000 से, तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 से कम 21, एंड में 1 आया और 2 गए यहाँ पे, 21 तिया 63 और 2, 21 से कम 21, 2 इधर गया, 21 तिया 63, 64 65 6, 21 तिया 63 और 6 69, और 21 से कम 21 और 6 27, तो 27,951। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 और 12 और 16 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो पहले सबसे छोटी संख्या ये है ना। या फिर पहले एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं 4 से कौन कौन सी कट रही है इसमें से। देखो ये 4 से नहीं कट रही, मैंने जैसे इसको देखा ना, इसको और इसको, तो मेरे दिमाग में आ गया इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 4 से ये नहीं कट रही और 4 से ये नहीं कट रही, 4 से ये कट रही और ये कट रही है। अब देखते हैं 8 से इनमें से दोनों में से कौन सी कट रही है। 8 से ये वाली कट रही है, ये वाली कट ही नहीं रही 8 से। ठीक है, तो यही केवल है जो 4 और 8 से कट रही है, और यही 12 और 16 से भी कटेगी, क्योंकि बाकी तो कट ही नहीं रही ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम खराब मत करो। 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 90 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताना है। देखो एक व्यक्ति गया 90 वाला, उसके बदले दूसरा व्यक्ति आया, है ना। उसके आने से 2-2 केजी बढ़ गया सबका, तो वो इतना 90 तो वो लाया, इतना और एक्स्ट्रा लाया कि सबको उसने 2-2 किलो बांट दिया। तो 8 व्यक्तियों को उसने 2-2 किलो बांटा, तो कितना बांटा, 16 किलो बांट दिया उसने। तो वो 90 से 16 किलो एक्स्ट्रा लाया होगा, तो 106 इसका वजन होगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप कॉमन सेंस से करेंगे इन सवालों को, तो आपको फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं।
समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने इतने की चाल से एक दूसरे को पार करने में इतना टाइम लेती हैं। एक ट्रेन की लंबाई ये है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी। इजी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो वो अपोजिट में चले या फिर सेम डायरेक्शन में चले, वो एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करती हैं? दोनों अपनी लंबाई के बराबर कुल मिला के दूरी को तय करती हैं। ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड, वो जुड़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ का क्या केस है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे ये दोनों एक दूसरे को पार करने के लिए? दोनों की सम, दोनों की लंबाई का सम। एक ट्रेन की लंबाई 350 है, दूसरे की लंबाई हमने एल मान ली। पेन बदलते हैं, ठीक है। अपॉन में रिलेटिव स्पीड इनकी क्या होगी? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 और ये 70 और 70, सॉरी मैं इसको 27 को और इसको जोड़ रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो बड़े से छोटे पे जाते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 2 नीम 18, ये 50, तो ये कितना आ गया? 250/9। इसके अपॉन में आ गया 250/9 और बराबर दे रखा है 27। ठीक है, 27 सेकंड लगते हैं। इसको सॉल्व करो, ये डिवाइड में यहाँ पे, तो इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 250 अपॉन में 9 और 9 तिया 27, इधर कट गया 3 बार में, 25 तिया 75, 750 आ गया इसकी वैल्यू। 350 प्लस एल की वैल्यू 750 आ गई, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 350 इसमें से घटाएंगे तो 400 बचेगा, 4 3 7, तो 400 इसकी लेंथ आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी भरी हुई है तो पाइप बंद है। यदि टंकी भरी हुई है और पाइप बंद है तो इस हिसाब से पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो, अगर एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तो ए जो है वो 15 घंटे में उस काम को पूरा कर सकता है। लेकिन जब रिसाव होने के कारण दूसरा पाइप भी खुला हुआ है नीचे से, है ना, वो रिसाव कर रहा है और एक भर रहा है, तो दोनों मिलके 20 घंटे में भर रहे हैं। तो ए और बी मिलके 20 घंटे में भर रहे हैं। बी मैंने किसको माना है? दूसरे वाले पाइप को, नीचे से जो खाली कर रहा है। ठीक है, बेशक वो रिसाव हो रहा है लेकिन हमने तो पाइप मान लिया उसको। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ए अकेला 4 भर देता है और दोनों मिलके 3 भरते हैं। मतलब ए अगर 4 काम कर रहा था तो बी एक काम बिगाड़ रहा था, तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा था, है ना। और टोटल काम कितना है? 60। तो वो कह रहा है कि पूरी टंकी को खाली करने में कितनी देर लगाएगा वो? तो 60 काम करना है और 1 घंटे में एक काम कर रहा है, तो 60 घंटे में वो पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु इतने रुपए में 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन, लो और बेसिक से ही कर देता हूँ। 20% के लाभ पर बेची गई तो 120 की वैल्यू ये है, 120% की, तो 1% की ये आ गई। मुझे निकालनी है 30% लाभ, मतलब 130% की वैल्यू। इससे ये खत्म, यहाँ से काटेंगे तो 12 छिक 72 और 12 छिक 72, यहाँ कितना बचा? 7 और 12 छिक 72, 13 छिक 78, 7 और 78 और 7 80 5 85। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। तो पहली बात तो भाई देखो, यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे मैं वो देखूं, क्योंकि ये 3 से ये वाला भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे वो देखूं जो 3 से कटने वाला है। तो एक तो ये है और कोई है ही नहीं कटने वाला, तो ये आंसर है। ये तो बहुत ईजी हो गया ना। तो बहुत ईजी हो गया, 3 का ही मल्टीपल है। अब मैं इसको ही पहले रख के देखूं। अगर मान लो 2 ऑप्शन भी होते खाली 3 के मल्टीपल, तो मैं उन 2 को पहले रख के देखता। अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 7 दूनी 14, 140 और 200 में से 140 गया 60। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक निश्चित समय में 3 पुरुष और 13 महिलाओं जितना काम कर सकते हैं। तो भाई 6 मेल प्लस 8 फीमेल मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 मेल प्लस 13 फीमेल के जितना। ठीक है,
एक पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 6m है, ये इधर आएगा तो 3m हो जाएगा, 6 में से 3m जाएगा तो बराबर, ये 8 इधर जाएगा तो 5f हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो मेल की आ गई 5 और फीमेल की आ गई 3 एफिशिएंसी। तो भाई टोटल कितने मैन है, हाँ सॉरी, ये क्या बोल रहा है, एक पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ये एफिशिएंसी आ गई ना इनकी। तो एक पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहा है, वो 12 दिन तक काम करेगा तो पूरा काम हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, तो टोटल काम हमारा कितना होगा, 60 होगा। अब वो पूछ रहा है क्या 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो एक फीमेल एक दिन में कितना काम कर रही है, 3, और 4 महिलाएं एक दिन में, एक महिला एक दिन में 3 कर रही है, तो 4 महिलाएं कितना करेंगी, 12 काम करेंगी। और टोटल काम कितना है, 60। तो ये कितने दिन में कर देगी पूरा, कर देंगी 5 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से चलेंगे थोड़ा। क्या बोल रहा है भाई इसमें, 2018 में शाखा ए की कुल बिक्री, 2018 कौन सा है? ये वाला शाखा ए, इसकी कुल बिक्री कितनी है 2018 में शाखा ए की, 14। और 2020 में शाखा सी, 2020 कौन सा है भाई, ये वाला है शाखा सी का, तो 70। तो इनका क्या बताना है रेशियो, 1 और 5, 14 पंजे 70। तो 1 और 5, 1 और 5 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 से विभाज्य है तो पी और क्यू का न्यूनतम मान बताना है। 3 से विभाज्य मतलब इनका सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे, एक बचा 8 और एक बचा 5, 8 5 13, 13 में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 13 14 15। तो वो 3 से कट जाएगा। तो पी और क्यू का जो न्यूनतम मान है वो होना चाहिए 2, क्योंकि 2 जोड़ने के बाद ये कट जाएगा 3 से। इसमें क्या बोल दिया भाई, व्यक्ति द्वारा भोजन और किराए पर किए गए व्यय का अनुपात, भोजन कहाँ है भाई, ये वाला भोजन है 15, और किराया कहाँ पे है इसका, किराया ये वाला है, ये 20। तो 5 3 15, 5 चौक 20, 3:4 इनका आंसर है। 3:4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इतने रुपए को पी क्यू आर के बीच विभाजित किया जाता है, उनके हिस्सों का अनुपात इतना है। तो पी और आर के बीच का अंतर कितना है ये बताना है। तो भाई ये फ्रैक्शन में पहले तो इनको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे बनाएंगे। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 3, 7/4, 6 दूनी 12 और 1, 4 एकम 4 3 7, 6 दूनी 12 और 1 13/6। जब रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। तो क्या बना सकते हैं, इनको हम 12 बना सकते हैं सबको। इसमें अगर मैं ऊपर नीचे इंटू 2 कर दूं, इसमें इंटू 3 कर दूं, और इसमें इंटू 4 कर दूं ऊपर नीचे, तो ये सेम बन जाएगा। तो नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे वाला सेम बन गया, ऊपर वाला देख लो। 4 चौक 16, रेशियो 7 तिया 21, रेशियो 13 दूनी 26। ये इन तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है जी। इस रेशियो में इनको विभाजित की जाएगी राशि ये वाली। पूछा क्या है, पी और आर का, पी क्यू आर। तो पी और आर का अंतर कितना है, 10। 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, और ये टोटल कितने रेशियो है। तो ये हो गया भाई 6 6 12 और 1 13, 3 2 3 4 5 और 1 6, 63 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है। तो इसका कलर बदले, ये वैल्यू दे रखी है, इसी पूरे को तो विभाजित कर रहे हैं ना हम ये। तो इस हिसाब से 16 इसके पास, 21 इसके पास, 26 इसके पास, टोटल राशि कितनी है ये। तो भाई एक रेशियो की वैल्यू आ गई ये 5। 63 रेशियो की वैल्यू ये है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो भाई काटो, ये किससे कटेगा, 10 8 18, 9 7 63, 9 9 81, और 4 इधर गया, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 7 से कट रहा है 7 एकम 7, 2 इधर गया, 7 तिया 21, 3 इधर गया, 7 पंजे 35। तो ये कितना आ गया, 1350, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी जल्दी से। क्या बोल रहे हैं भाई, ये एक्स प्लस वाई इतना दे रखा है, एक्स वाई इतना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। बहुत ईजी हो गया। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे 25, और ये हो जाएगा 2 x 20, 25 में से 20 गया 5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या करना है, एक्स प्लस वाई इतना दे रखा है, अगर मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab कह रहा हूँ, 2xy। ठीक है।
तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर 25 बराबर ये पूछ रहा है प्लस यहाँ पे 2xy कितना आ जाएगा, एक्स वाई 10 है तो यह आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए यदि इन सब का औसत 16 है। चलो बेसिक से ही कर दो, ये कितना हो गया, ये इधर गया 30, 50, 60, 65, ये उनका टोटल 65 हो गया। इन पांचों का औसत कितना है 16, तो इनका सम कितना होगा 16 पंजे 80, 80 में से 65 गया 15, तो पी और क्यू की जो योग होगा वो 15 आएगा। और पी और क्यू का औसत बताना है, तो 15 का आधा कितना हो गया 7.5, ऑप्शन नंबर बी। सम नहीं बताना, पी और क्यू का औसत बताना है, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया अपनी कार से 21 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, 17 किलोमीटर की गति से वापस आती है, यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जाते हैं और वापस आते हैं तो औसत गति होती है 2ab अपॉन में a प्लस बी। ठीक है जी, ए और बी इसकी दोनों स्पीड्स होती है, तो 2 इंटू ए कितना है इसका 21 इंटू 17, और बी कितना है, सॉरी बी हो गया नीचे ए प्लस बी कितना आ जाएगा 20, 30 और 8 38, सही लिखा है ना, हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर वैसे भी। तो ये किससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं 18, ये किसी से कट रहा है नहीं कट रहा, तो फ्रैक्शन में तो 19 आएगा, तो 19 केवल इसमें है, बाकी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा 17 एकम 17, 34 और 1 35 बटे 19, तो 19 एकम 19, 18 इधर बचा 19 निम्मा 171, तो 187 में से 171 गया कितना बचा 187 बचा, तो 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 20 30 167 बचा ना, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 3 कम यानी 16, 167 बचा, तो 152, 152, 152 में 167 गया 5 1 15, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। वैसे भी आ गया था क्योंकि फ्रैक्शन में एक के ही नीचे था 19। ठीक है जी, चलिए, गैर शून्य और उसके व्युत्क्रम का 4 गुना का योग 17/2 है, तो संख्या बतानी है। कोई एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का अगर 4 गुना किया जाए, व्युत्क्रम आप समझ रहे हैं रेसिप्रोकल, अगर मैं लिखूं 4/2 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/4। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ तो ऑप्शन ही पुट करके रखूंगा, बेफिजुल में इक्वेशन क्या बनाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, खामखा टाइम खराब होगा। तो हो सकता है सिंपल इक्वेशन भी बने क्वाड्रेटिक ना बने, तो मैं ऑप्शन रख देता हूँ कितनी देर लगेगी। माना संख्या 8 है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/8, और इसका 4 गुना कितना हो गया इंटू 4, ठीक है, बराबर है 17/2, मतलब 2 8 16 8.5, और ये भी मेरे को दिख रहा है 1/2 8.5 है। सिंपल, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 12 प्लस 1/12 का गुना 4 गुना, तो 4/12 1/3, 8.5 आ ही नहीं सकता इसमें जोड़ के, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन पुट कर दिया करो इन सवालों में, बेफिजुल में टाइम खराब मत करो। ठीक है जी, चलिए, यदि 4 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम इतना है, 4 संख्याओं का बोल रहा है, ठीक है, और प्रत्येक युग्म का एचसीएफ इतना है, तो चारों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताना है। अच्छा सवाल है, ऑलरेडी ये काफ़ी आया हुआ भी है पहले भी। ठीक है जी, चलिए, तो क्या करना है, इसमें 4 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और सब में एचसीएफ कितना है 9, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, यानी कि जो चारों संख्याएं होंगी उसमें 9 तो हो गई होगा। बाकी अगर मैं मानूं 9a पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या में भी 9 तो होगा और एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कुछ b, तीसरी संख्या में भी 9 होगा c, 9 तो जरूर होगा और d, ये चारों संख्या हो गई, इनका मल्टीप्लिकेशन बताना है। लेकिन एलसीएम दे रखा है 270, तो आप एलसीएम जानते हैं क्या होता है, एलसीएम आप जानते हैं ना क्या होता है, ये जिनमें जो कॉमन है 9, 9 की पावर एक कॉमन है तो 9 यहाँ पे ले लिया, इनटू यहाँ पे a बचा और यहाँ पे b बचा, यहाँ पे c बचा और यहाँ पे d बचा, ये एलसीएम होता है। समझ रहे हैं ना आप, एचसीएफ ले लिया, बाकी जो 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 चीज़ें इसमें बची हुई हैं सब लिख लिए इसमें। ठीक है, तो एलसीएम बराबर आ गया हमारा 270, ये 9 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 30, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो बस आ गया आंसर, इन सबको मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। अगर मैं इनमें से ऐसे करता हूँ, मिटा दूँ क्या, नहीं
ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9A 9B 9C 9 ऐसे करके अगर मैं 9 9 एक साथ ले लूँ, अगर मैं खाली 9 × 9 × 9 × 9 चारों 9 एक साथ ले लूँ और बाद में ABCD कर दूँ, ऐसे ABCD चारों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब भी तो यही है ना, मल्टीप्लाई। तो 9 9 एक साथ ले लिए और बाकी ABCD यहाँ लिख दी। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729। तो भाई और 9 से गुणा कर दो, 9 9 81, 9 दूनी 18, 20 6 26, 2 9 7 63 और 2 65। तो 6561 आ गया इसकी वैल्यू। और ABCD की वैल्यू क्या है ये 30। तो इसमें 30 से और मल्टीप्लाई कर दो तो एंड में 3 0 आएगा। 3 0 कहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कर देते हैं पूरा। 3 एकम 3, 0 यहाँ है। 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 16 और 6 3 18 और 1 19। 19 68 30 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं अब। पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक समय पे खोल दिया, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। शेष टैंक को अकेले पाइप बी कितना समय लगेगा भरने में। इजी है, करते हैं भाई। ए कितने दिन में कितनी देर में भर सकता है 6 में, बी 8 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना हो गया 8 या 24, 6 चौक 24। तो ए 4 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट, टोटल काम है 24 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी को एक साथ खोला गया 2 घंटे के लिए। एक साथ खोला 2 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 7 काम करते हैं एक साथ, तो 2 घंटों में इन्होंने 14 काम कर दिया होगा। चौ- ठीक है, 14 काम करने के बाद ये क्या बोल रहा है, पाइप ए को बंद कर दिया। तो पाइप ए को बंद कर दिया तो अब ये वाला बंद हो गया। अब खाली 3, जिसकी एफिशिएंसी 3 है वो भर रहा है। तो शेष टैंक को, तो शेष टैंक कितना बचा भाई, 24 काम था, 14 हो चुका, 10 काम बचा। इसको 3 वाला कर रहा है तो कितनी देर में भर देगा, 3 3 9, 1/3। 3 से 1/3 ऑप्शन नंबर कितना, सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, समकोण वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई इतनी है, तो दूसरी भुजा की बतानी है। क्या है भाई, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये कितना है, आधार कितना दे रखा है 1/2। एक भुजा दे रखी है कितनी 10, दूसरी नहीं दे रखी, एच मान लिया उसको। और इनका एरिया दे रखा है 42। तो ये इधर से यहाँ कटा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ 5 आया नीचे, तो 5 अट्ठे 40 पॉइंट, 5 चौक 20 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री के साथ प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो एक बार लिखें इसको, क्या कह रहा है ये, 42 वस्तुओं का मार्क प्राइस बराबर था 70 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, है ना, ये बोला है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो 21 वस्तुओं का अंकित मूल्य किसके बराबर दे रखा है, किसके, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। तो क्या किया जाए, लाभ हानि बतानी है तो CPS भी चाहिए। अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं हो जाएगा ना, इजी है, हो गया हो गया हो गया। 21 दूनी 42, इन दोनों में मैंने इंटू 2 कर दिया तो ये 21 दूनी 42 हो गया। तो 42 MP बराबर कितना आ गया, 50 SP। देखो एक बार 42 MP बराबर ये है, एक बार 42 MP बराबर ये है, इट मीन्स कि ये दोनों भी बराबर होंगे ना। 70 CP और 50 SP भी बराबर होंगे ना। तो रंग बदले इसका, तो 70 CP बराबर 50 SP। ये भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ऐसे 0 खत्म। CP की वैल्यू 5 है, SP की वैल्यू 7 है। तो 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए का लाभ हो रहा है 5 रुपए पे, मतलब 40%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से भागते हुए। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ हुआ, वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। भाई अगर 115 रुपये पे बेचता है और इसका डबल कितना हो गया 230, है ना, तो लाभ कितना होगा 130 का ना, 130% का, ये तो पूछा है। 15% का लाभ 115, दुगने पे बेचा तो 230, इसे दुगने पर बेचेगा ना तो 230 पे बेचेगा, ठीक है ना।
कई बार बहुत छोटे छोटे सवालों में मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा और उसने इतने रुपए का भुगतान किया, तो अंकित मूल्य बताना है भाई। अंकित मूल्य पे 35% की छूट मिली तो वो इतने में बिका, तो यानी कि अंकित मूल्य का ये कितना प्रतिशत होगा? 65% होगा ये। ठीक है, और अंकित मूल्य का 100% निकालना है। तो ये कितना हो गया भाई? 13 से काटे 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 6 गया 13 पंजे 65, 5 से गया 5 एकम 5 पंजे 25, 1500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी अपने धन का निवेश करने वाले तीन दोस्तों के बीच, कंपनी में अपने धन का निवेश करने वाले तीन दोस्तों के बीच इस रेशियो में विभाजित किया जाता है। सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा इतना है। दो दोस्तों को प्राप्त धनराशि कितनी थी? बाकी के दो को प्राप्त कितनी थी ये बताना है। निवेश इस रेशियो में किया है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? सी वाले को, 11 वाले को। तो सबसे ज्यादा वाले का हिस्सा दे रखा है ये, तो 11 की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, निकालना क्या है? दोनों दोस्तों को, तो इनको कितना मिलेगा? 9 और 6 15, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटें, 11 दूनी 22, 0, 15 एकम 15, 15 30 और 1 3150। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलता है। गेहूं, सब्जी और तेल पर एक परिवार इतना 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 व्यय करता है। वस्तुओं के मूल्य में इतने 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 की क्रमशः वृद्धि हुई, मतलब इतने इतने की वृद्धि हुई। परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ा? तो अगर मैंने मान लिया इतने ही रुपए को खर्च करता था, तो पहले वाले पे 50% की वृद्धि, तो अब ये 50% की वृद्धि है, तो इसमें 6 रुपए की वृद्धि हो गई। और दूसरे वाले में 25% में इसका चौथा हिस्सा 2 रुपए की वृद्धि हो गई। और 5 का 40%, तो 5 का 2/5, तो 2 रुपए। इसमें 2 रुपए की वृद्धि हो गई। टोटल वृद्धि कितनी की हो गई? 10 रुपए की। पूछ रहा है परिवार के कुल खर्च में वृद्धि, तो पहले कितना खर्च हो रहा था? 25 रुपए का, अब 10 रुपए की वृद्धि हो गई तो कितना खर्च बढ़ गया इनका? 25 चौका 100, 40%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? सभी में मैंने निकाल दिया, इतने इतने की वृद्धि हुई, टोटल 10 रुपए की वृद्धि हो रही है। और पहले खर्चा कितना था? 25 का, तो अब 25 रुपए पे 10 रुपए की वृद्धि हो गई है, तो कुल मिला के कितने की वृद्धि हो गई? 40%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग पे आ चुके हैं हम। इसको देखते हैं भाई क्या है ये, कौन सा ऑड वन है। तो सबसे पहले इनके सम कर दो, इनका मतलब इनके जो डिजिट से इनका सम करेंगे कितना आएगा? 16, 7 5 12, 7 और 1 8, 10 5 15। इसका ऑड सम है, बाकी सबका इवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। हो सकता है दूसरा लॉजिक भी लग रहा हो, बट अगर इस लॉजिक से आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। और अगर एग्जामिनर ने नहीं सही दिया तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन इस पे रेज कर सकते हो। ठीक है जी, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो इन दोनों से ये बन रहा है क्या? 9 4 13 139, 139 से बन रहा है क्या ये? 140, 40 48 जोड़ रहा है, 48। इसका दुगना इसमें दो जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं। 46, 45 दूनी 90, 6 दूनी 2, 46 दूनी 92 प्लस 1, 9 दूनी 18, 186 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, 23 दूनी 46 प्लस 1, 47 दूनी 94 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1 का लॉजिक इसमें लग रहा है। दिख गया ना? बढ़िया। तो इसको देखेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, नहीं लग रहा। 13 दूनी 26 प्लस 1 27, बिल्कुल। 27 दूनी 54 प्लस 1 55, बिल्कुल लग रहा है इसमें। 11 दूनी 22 और 1 23, नहीं लग रहा। 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल। और यहाँ पे कितना? 36 दूनी 72 और 9 9 18, 739 आएगा, तो ये भी नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई ये? अंकों को नहीं, संख्याओं को। देखो यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं को बदलना है प्रॉपर। परस्पर बदलने पर जो है इनका मान 45 होगा, किसको बदलें? तो पहले डिवाइड वाले को देखो भाई, डिवाइड के साथ वाले को देखते हैं। प्लस और माइनस को बदलना है और 8 और 6 को बदलना है। तो 6 की जगह 8, 8 की जगह 6 आ जाएगा। डिवाइड को तो नहीं बदला ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे होगा। ठीक है, और बगल में 10 है, तो 10 गुना 6/8 पूरा कट पाएगा?
नहीं कट पाएगा, तो 45 आंसर पूरा कैसे आएगा? जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो आंसर पूरा कैसे आ जाएगा? तो मेरे हिसाब से पहले तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा। दूसरे वाले को देखता हूँ, प्लस माइनस, प्लस और इंटू को बदल रहा है, इंटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इंटू, और 10 और 4 को बदल रहा है। अभी भी बदला तो इसको है ही नहीं ना, ना ही इस डिवाइड को बदला ना इन दोनों को बदला, तो पूरा कैसे कट जाएगा? पूरा कट नहीं रहा, तो मैं दूसरे को भी अभी पुट नहीं करूंगा। तीसरे क्या, अब डिवाइड को बदल रहा है। अब देखें, 10, तीसरे में 10 और 8 को भी बदल रहा है वो, 8 डिवाइड और माइनस को बदल रहा है, इंटू 10 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 10 आएगा, तो 10 डिवाइड की जगह क्या रख रहा है, माइनस, और यहाँ पे क्या है 6, और माइनस की जगह क्या रख रहा है, डिवाइड 2, ये हो सकता है, प्लस क्या है 4, सही रखा है ना। 8 और 10 को हमने बदल दिया आपस में, डिवाइड की जगह माइनस रख दिया और माइनस की जगह डिवाइड रख दिया, ठीक है। कितना हो गया, 80 माइनस 2 तिया 3 प्लस 4, 80 में से 7 गया तो 45 तो नहीं बचेगा भाई, ये भी नहीं होगा। एक बार इसको मिटा लें सबको, अब लिखते हैं ना, दिख नहीं रहा था क्या लिखा है। डिवाइड और माइनस, इसमें भी डिवाइड और माइनस को चेंज किया हुआ है, और 4 और 8 को चेंज किया है, तो 10 को ऐसे ही लिखेंगे इंटू 8 की जगह क्या है 4, और डिवाइड की जगह क्या है माइनस, और 6 की जगह 6 ही है, और माइनस की जगह क्या है डिवाइड, और 2 की जगह 2, प्लस 4 की जगह क्या है 8, ठीक है। तो 40 माइनस 3 प्लस 8, तो 48 में से 3 गया 45, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने त्रिभुज हैं यार, ये मुझे बहुत बेकार लगते हैं वाले सवाल, बेफिजुल में कैसे काउंट करें इतने सारे। एक बार बड़ी वाली आकृति में देखते हैं पहले, बाकी अगर मेरे पास टाइम कम होता है ना तो मैं इसको स्किप करता हूँ। आप भी थोड़ा सा, अगर आपको आता है सॉल्व करना है इसको, पता नहीं ट्रिक वगैरह होती है क्या होता है, बाकी देखते हैं। चलो सबसे पहले बड़ी वाली आकृति में देखते हैं, तो क्या है, एक ये वाला, फिर एक ये वाला, 2 हो गए। फिर इस वाले में देखें तो ये एक ये वाला, 3 हो गए। और तो कोई नहीं दिख रहा ना बड़ी आकृति में, हाँ 3 ये हो गए। बाकी अब केवल इस वाले डब्बे में देखते हैं, नीचे वाले में 3, 4 5 6 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9, ठीक है। 1 2 3 थे, 4 5 6 7 8 9, और फिर ये 10 और एक 11, ठीक है। 11 ये हो गए। अब इसमें देखते हैं, 12 13 14 15 और एक 16, और भी कोई बन रहा है क्या इसमें? 16 हो गए ना, और और तो कुछ नहीं दिख रहा ना भाई। इतने ही है ना, 16 ही दिख रहे हैं भाई। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरे हिसाब से 16 ही दिख रहा है, 16 ऑप्शन में। बाकी अगर गलत होगा तो भाई इसको देख लेंगे, अभी तो जो दिख रहा है वो करेंगे, ठीक है जी। चलिए, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, वह मेरी माँ की, अब जैसे मैं निखिल ले लेता हूँ, वह मेरी माँ की सास की बेटी के इकलौते भाई का बेटा है। मेरी माँ है, मेरी माँ की सास मतलब मेरे जो अब्बू हैं, पिताजी हैं, उनकी माता है, मेरी माँ की सास की की बेटी, तो सास की बेटी मतलब मेरे पिताजी की बहन की बेटी के इकलौते भाई, तो इकलौते भाई यही हो गए, का बेटा है, तो इकलौते भाई का बेटा मैं ही हूँ निखिल, तो स्वयं तो नहीं दे रखा, तो एक और बेटा होगा इनका कोई, ठीक है, तो वो मेरा भाई ही होगा। तो ये तो पूछा निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरा भाई होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आगे, क्या है आगे? क्वेश्चन मार्क नहीं, गलत पूछ रहा है, गलत पहचानना है इसमें। तो भाई ये माइनस हो रहा है ना, डिफरेंस देखें इनका एक बार। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, नीचे लिख लेते हैं। पहले वाले का डिफरेंस कितना है, 25 दूनी 50, 160 मान लें, तो इसका आ गया 35 और एक 34, 34 का डिफरेंस आ गया, है ना। इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आ गया भाई अपना 57 का, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, ये इधर गया, सॉरी ये इधर गया ना, तो 57 ही ना, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस आ गया, तो ये आ गया आपका 60,
से 40, 40 और 2 42, तो 42 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 42 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, 30, 30, 60, 33 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 5, 20, 25, 22 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 95, 11 का डिफरेंस है। 11, 22, 33, यहाँ तो 44 होना चाहिए था ना। 11 दूनी 22, 11 33, 44, 11 पंजे 55, 11 छः 66, तो यहाँ पे 66 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो भाई इन दोनों में से एक गलत होनी चाहिए संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक 202 है, 42 का है, यहाँ से यहाँ तक 42 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, ये 57 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 60। अरे यार ये तो 66 का डिफरेंस है ना, ये मैंने पहले का गलत लिख दिया डिफरेंस। अब समझ में आया। 15 में से 9, 9 गया 6, 6 5 11, हाँ ये 66 का डिफरेंस है। अब बन पा रहा है ना। तो यहाँ पे 66 का डिफरेंस है, ये तो ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है ना, वो 55 का होना चाहिए था, और ये 54, सॉरी 44 का। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 202 की जगह अगर 50, 200 हो ये, नहीं 204 हो, 204 हो, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5, और ये 5, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 44 का। तो अब ये सही बैठ जाएगा, 44, 11, 22, 33, 44, 55, 66, तो ये 202 गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई सामान खोजना चाहता है, सामान खोजा जा रहा है, खोजना चाहता है, तो उन्हें केवल मकड़ियों का पीछा करना होगा। ये हैग्रिड कहते हैं भाई। तो इसका निष्कर्ष जो है वो क्या कह रहा है, मकड़ी सर्वज्ञ है, ऐसा भी है। यदि कोई कुछ सामान खोजना चाहता है तो उन्हें केवल मकड़ियों का पीछा करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मकड़ी सब कुछ जानती है। शायद इस सेंस में कहा होगा कि भाई कुछ खोजना चाहते हो तो ऐसे जाल वाल में ऐसे चलते चले जाओ, फंसते चले जाओ। मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, सर्वज्ञ है नहीं। बाकी देखो ये वाले कथन स्टेटमेंट वाले गलत होते हैं, हमारे पिछले 1 2 मॉक में भी गलत हुए थे, RW वाले में भी गलत हुए थे। तो भाई इसमें रिस्क लेके चला करो, 1 2 का एरर मार्जिन लेके चला करो इन क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे हिसाब से मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सर्व सब कुछ थोड़ी जानती है मकड़ी, इसलिए थोड़ी कहेंगे कि मकड़ी सब कुछ जानती है, सभी सभी जगहों को जानती है। मकड़ी ऐसी ऐसी जगह पे होती है कि भाई मतलब काफ़ी, इसलिए कहा होगा इन्होंने। बाकी मैं तो इसको गलत मानता हूँ। बाकी दूसरा क्या है, ये हर कोई कुछ ना कुछ जानना चाहता है, इस सेंटेंस से इसका तो नहीं ही मतलब होगा कुछ। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत होने चाहिए। बाकी तो हम आगे देख सकते हैं, गलत हो सकता है। ठीक है, इसमें हम एरर लेके चलते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक है, सी से एक्स अपोजिट हो सकता है, ओ से एल अपोजिट, डब्ल्यू से डी अपोजिट, ए से जेड अपोजिट, आर से आई अपोजिट, डी से डब्ल्यू अपोजिट, सारे अपोजिट हैं। तो एच 8 नंबर है, आपको अपोजिट पता है कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जैसे ए एच 8 नंबर है, तो इसमें क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, तो इसमें मुझे 19 जोड़ना पड़ेगा 27 बनाने के लिए। तो जो दोनों अपोजिट होते हैं उनका सम 27 होता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट आएगा 19 नंबर, मतलब एस। ठीक है, तो एस से शुरू कौन सा हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी ही एक है जो एस से शुरू हो रहा है। बाकी इसका देखो 5 है, तो 22 किस कौन सा होता है, टी यू वी, ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या आ गया भाई, ये सिलोजिज्म, ओ सिलो सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। सभी लड़के लड़कियां हैं, क्या बात है, सभी लड़के लड़कियां, तो मतलब बॉयज लिख लेते हैं, सभी लड़के लड़कियां मतलब गर्ल्स हैं, सभी लड़कियां बंदर हैं। भाई वाह, इन्होंने सच्चाई लिख इन्होंने सच्चाई लिख दी, क्वेश्चन में सच्चाई दे रहे हैं। सभी लड़कियां बंदर हैं, तो सभी गर्ल्स जो हैं वो क्या है, मंकी हैं, बंदर हैं। सभी बंदर लड़के हैं क्या, ये जो सभी मंकी हैं, सभी बंदर बॉयज हैं क्या, नहीं सारे बॉयज तो मंकी हैं लेकिन सारे मंकी बॉयज नहीं हैं, तो ये तो गलत है। दूसरा क्या है, सभी लड़के बंदर हैं, सभी बॉयज मंकी हैं, बिल्कुल। बताओ,
कथन में क्या दे दिया और निष्कर्ष क्या सही निकाल दिया। इन्होंने तो इक्वेलिटी कर दी भाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। केवल ये वाला सेकंड वाला अनुसरण करता है हमारे हिसाब से। चलिए, ये क्या दे दिया भाई, आकृति। तो इसमें क्या है भाई, देखो क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या इसमें, दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ पे ये 3 ऊपर है, 3 नीचे है, नहीं 4 नीचे है, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर है 4 नीचे है, 3 ऊपर है 4 नीचे है। तो मेरे हिसाब से अब 3 ऊपर आने चाहिए, तो पहले 3 ऊपर वाले को देखते हैं। तो ये वाला तो नहीं हो सकता शायद, है ना। और नेक्स्ट नीचे वाली आकृतियों में देखें, 3 ऊपर कहाँ कहाँ पे है। पहले में नहीं है 3 ऊपर, दूसरे में 3 ऊपर है, तीसरे में नहीं है, चौथे में 3 ऊपर है। ठीक है। तो और इसमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है भाई, तो इसमें क्या लॉजिक और लग सकता है, क्या लॉजिक लग रहा है भाई, और ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे ये दोनों सीधे हैं, ऊपर यहाँ नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है, ये दोनों ऊपर, आगे के दोनों नीचे, फिर आगे के दोनों ऊपर, फिर आगे के दोनों नीचे, ऐसी है क्या? एक दोनों ऊपर हैं, फिर आगे शिफ्ट हो गया एक, फिर और आगे शिफ्ट हो गया, फिर और आगे शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा दोनों ऊपर। तो भाई इसमें सच लॉजिक मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। 3, और ये तीसरे और पांचवें नंबर का, ये चौथे नंबर का, पहले और पांचवा, दूसरा, 3 5, 1 5, 3 4, 3 4, 1 2, 1 3। भाई इसमें मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा था इन दोनों में से एक का, इन दोनों में से एक था ना पहले और चौथे में से। तो हम्म, तो क्या होगा, इनमें सेम भी दिख रहा है क्या, दोनों में से कोई सेम तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे सेम दिख रहा है ना, सेम 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 नहीं दिख रहा। इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक लगा देते हैं फिर देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, उन दोनों में से एक लगा दिया मैंने, क्योंकि 2 एलिमिनेट हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था उसमें लॉजिक। ठीक है। चलिए, परिवार के सभी 6 सदस्य एक साथ यात्रा करते हैं। बी सी का पुत्र है। तो बी जो है पुत्र है किसका, सी का। ठीक है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है, सी बी की माँ नहीं है, तो भाई पिता होंगे। सॉरी, सी बी की माँ नहीं है तो पिता होंगे ना, जब इनका पुत्र है तो। सी बी की माँ नहीं है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो सी अगर पति है, बताओ, पति को हमेशा सी बना देते हैं। ए, ए जो है वो पत्नी हुई, तो ई सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई हो गया भाई ई। डी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री कौन हो गई भाई, डी, इसकी बहन होगी। एफ बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो गया, एफ, इसका भाई हो गया। पूछा क्या इसने, एफ की माँ सी की पुत्री के साथ किस प्रकार संबंधित है। एफ की माँ ये है, सी की पुत्री ये है, के साथ, सी की पुत्री के साथ इनका क्या कनेक्शन है, माता ही तो है इनकी। ऑप्शन नंबर डी। आज हम शायद ज़्यादा बहुत मजे मजे में सवालों कर रहे हैं, बैठ के आराम से, थोड़ा तेज चलना चाहिए हमें। झगड़ा तकरार, ठीक है, हटाना, पहल करना, स्वीकार करना, स्थापित करना, ये लग रहा है एक अपोजिट सा, तो ये हो सकता है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है भाई, पहले पहले से पहले का और फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन देखेंगे। L M N O P Q R,
यहाँ से यहाँ तक +6 और यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक -6 और ये कोई लॉजिक नहीं बना। तो एक बार लास्ट वाले से चेक करते हैं, फर्स्ट से लास्ट, LMNOPQRST +8 और A से G पे +6 MNOPQ +4 PQR +2। ठीक है, +8 +6 +4 +2, यहाँ से +2 फिर +4 फिर +6 +8 EFG +2, तो TUV +2 V आएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है। बाकी ए से +4 करेंगे, ABCDE, तो ई आ गया, ई भी आ रहा है यहाँ पे। और क्या आएगा, ओ PQRSTU, यू आना चाहिए तो यू आ रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ही है। एक से हमने चेक कर लिया लास्ट वाले से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो ये आकृतियां हैं, अल्फाबेट नहीं है। तो भाई इसमें क्या भिन्नता दिख रही है आपको, क्या दिख रही है कुछ भिन्नता इसमें दिख रही है भाई भिन्नता कुछ? मेरे हिसाब से देखो, ये 1 2 3 लाइन से बन रहा है, ये 1 2 3 लाइन से बन रहा है, ये 1 2 3 लाइन से, ये 1 2 3 लाइन से, ये 2 लाइन से। यही दिख रहा है मेरे को तो बस। और तो हो सकता है कुछ और, बाकी ये लॉजिक लग रहा है तो ये होगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सीरीज दे रखी है, क्या पूछ रहा है, गलत वाला बताना है। तो भाई यहाँ से तो देखो सिंपल दिख रहा है, 2 3 4 5 6, ये तो ठीक है। 11 में 10 जोड़ा 21, में 10 नहीं जोड़ा, इन्होंने 11 जोड़ दिया। यहाँ पे 41 51, तो यहाँ पे 31 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 10 जोड़ दिया ना इनमें सब में, 51 41 31 होना चाहिए। तो बी, ये ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न की आकृति, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें भाई। हाँ, तो ये कह रहा है इसमें कौन सा दिखेगा भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, इसमें तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी है। अब क्या करना है भाई, ये जो बना हुआ है ना यहाँ कोने में, ये वाला सेम यहाँ पे दिखेगा। तो देखो इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये नहीं है। इसमें दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये इससे टच नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा एक, बाकी तो 3 हमने एलिमिनेट कर दिए, तो यही बचेगा। क्या बोल रहा है भाई ये, निम्न प्रश्न में से उस शब्द का चयन कीजिए जो विकल्पों से अलग है। विश्वसनीय, प्रमाणिक, बनावटी, वैध। तो ये 3 ट्रिक जैसे लग रहे हैं, प्रमाणिक, वैध, विश्वसनीय, बनावटी, इनसे अलग लग रहा है, तो यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इन कंक्लूजन बताने, बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, डोर से जाना होता है आपको, जहाँ डोर खुला होगा, जैसे ये खुला हुआ डोर है तो घुस जाओ, जहाँ दरवाजा खुला है घुस जाओ। यहाँ से आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद है यहाँ से। ठीक है, चलिए W से T की ओर जाना है, खुले से W से T की ओर, और नीचे ये भी रहना चाहिए। W से H बिल्कुल, H से G बिल्कुल, G से C, C से T बिल्कुल। तो ये पहला वाला तो ठीक है। अब हमें C से M की तरफ जाना है, तो C से M की तरफ जा सकते हैं, C से T की तरफ गए, T से L की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से ऐसे दरवाज़ा बंद है, तो यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला ही केवल कंक्लूजन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है इसमें भी, गलत नहीं है, संबंधित नहीं है वो पूछ रहा है, आगे का नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है जो गलत है। तो भाई इसमें क्या हो सकता है, 21 या 63, 14 में 21 या 63, ये क्या है, 63 तिया है क्या, इंटू 3 है ना ये, तो यहाँ पे इंटू कितना होगा, ये है क्या, इंटू है क्या ये, 63, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 6 42, तो यहाँ पे इंटू 3 इंटू 6, तो यहाँ पे इंटू कितना होना चाहिए, 3 6, यहाँ पे कितना इंटू, एक बार देखें इसको, 300 3402 अपॉन में 378, कट रहा है, किससे कट रहा है, 10 8 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 इधर गया, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 63 7 9 अट्ठे 72, और ये क्या है, 7 6 42, 7 पंजे 35, और इधर 7 चौक 28, 6 नीम 54।
तो यहाँ पे इंटू 9 हो रहा है, या इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9, तो इंटू 1 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाला गलत है, 14 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब में सीक्वेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, 14 से बिल्कुल मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, रैम्प को इतना, हॉर्स को इतना, तो इसको कितना लिखेंगे। रैम्प में मतलब 18, एक एम कितना होता है 13, पी कितना होता है 16, कितना हो गया 9, 15 3 18, 1 2 3 4, 48 आ रहा है। इससे +2, इसमें देखें क्या, 8 15 18 19 और 5, कितना है 16 4 20, 21 9 30, 5 35, 3 4 5 6, 65, इससे +2, बिल्कुल ठीक है। इनके सम से +2 कर रखा है, ठीक है। तो इतने बड़े को कैसे प्लस करें भाई, यूनिट डिजिट अलग है ना इनके, +2 करना है, यूनिट डिजिट को ही चेक कर लेते हैं ना। 3 और 1 4, 8, आर होता है 18 का 8, ठीक है, 8 4 12, 2 6 8, 5 13 3, 3 और 4 7, 5 12, 2 2 और 8 20, 0 आना चाहिए एंड में, और +2 करेंगे तो ये आएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 4 12 18 8 5 13 3 7 5 12 2 और 8 10, तो यही आएगा, एंड में 0 आएगा, फिर उसमें +2 करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 बॉक्स हैं, इस क्रम में रखे गए हैं, मतलब ये है 7 बॉक्स, एल ढेर के नीचे से 5वें स्थान पर है। तो 1 2 2 3 4 5वें पे है एल, ठीक है। टोटल कितने 7 बॉक्स हैं, एम एल के ठीक ऊपर है, तो एम यहाँ पे है, ठीक है। ओ और एल के बीच में केवल 3 बक्से हैं, ओ और एल के बीच में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7वां यहाँ पे होगा, है ना, नीचे से तो है क्रम। तो क्या बोल रहा है, ओ और एल के बीच में केवल 3 बक्से हैं, ठीक है। पी और एन के बीच में केवल 2 बक्से हैं, पी और एन के बीच में, ठीक है। एन क्यू के ठीक ऊपर है, पी एन के ऊपर, इनसे तो कनेक्शन दिया ही नहीं, तो बोल पूछ क्या रहा है, नीचे से छठे स्थान पर रखा हुआ। ये तो वैसे भी दिख रहा है भाई, इसमें इतना सब रामायण की क्या जरूरत है, नीचे से तो छठे स्थान पे दिख ही रहा है ना। ये बोल रहा है एल जो है वो ढेर के नीचे से 5वें स्थान पर है, तो नीचे से 5वें स्थान पर एल है, और एम जो है एल के ठीक ऊपर है, तो एम ही होना छठे स्थान पे, तो भाई बेफिजूल में टाइम क्या खराब करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हो सकता है हवाबाजी में गलत हो, बाकी मुझे तो लग नहीं रहा कि गलत होगा, लॉजिक सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें देखें क्या है, क्यूब है ये, 5 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, और ये 11 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब, 6 का क्यूब और 9 का क्यूब। क्या है गलती, 5 और 3 8, 7 3 10, 6 3 9, ये वाला नहीं है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, पीटी उषा किससे संबंधित है, दौड़ने से भाई, गोल्डन गर्ल हमारी। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, एम का क्या होता है 13, तो 13 का 4, मतलब 3 और 1 4 कर दिया, प्लस आई को 9 लिखा जा रहा है, एन कितना होता है 14, मतलब 4 और 1 5, आई को फिर 9 लिखा जा रहा है, ए को 1 लिखा जा रहा है, टी 20 होता है तो 20, यू यू 21 होता है, 2 और 1 3 लिख दिया, आर कितना होता है, आर होता है 18, 8 और 1 9 लिख दिया, 5, उनको डिजिट जो उनके डिजिट का सम कर करके लिख दिया। पी कितना होता है 16, तो 6 और 1 7, 7 कहाँ पे, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। आर कितना होता है 18, तो 8 और 1 9, तो 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 आएगा दोबारा से, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। वी कितना होता है 22 का 4 हो गया, ए हो गया 1, आगे क्या ही चेक करना, जब ऑप्शन नंबर सी दिख ही रहा है आपको। इन्होंने जो डबल डिजिट में थे ना जिनका, जैसे 22 होता है वी, तो 2 और 2 4, ऐसे करके सारे डिजिट्स को इन्होंने सारे अल्फ़ाबेट को लिख रखा था, ठीक है जी। बोल रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो ये एरो इधर ही दिखेगा, पहली बात तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड वाले में दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, फोर्थ वाला वैसी एरो इधर है, तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है ये एरो इधर, ठीक है जी। चलिए ये क्या है भाई, 13 से 69, तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65, इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 23, 25 पंजे 125, तो 23 पंजे कितना होता है
5 दिया 15, 5 10 और 11 इंटू 5 प्लस 14 कर दिया इसमें 4 की जगह। हम्म, है ना। तो और क्या कर सकते हैं इसमें हम, 13 6 78, अगर इंटू 6 करें तो -9 हो गया। इसमें इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 12 और 1 13, -9 बिल्कुल सही है। तो इंटू 6 -9, तो 13 छिक्का 102, 102 में से 9 गया तो 93, 7 और 2 ठीक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। इंटू 6 -9। ये क्या बोल रहा है, लंबाई के हिसाब से दे रखा है, पी केवल 2 छात्रों से लंबा है, तो 1 2 इनसे लंबा कौन है, पी है। ठीक है, टी केवल एक छात्र से लंबा है, तो टी यहाँ पे होगा, ये एक केवल इस नीचे वाले से लंबा है, लेकिन ठीक 4 छात्रों से छोटा है। टी एक छात्र से लंबा है लेकिन ठीक 4 से छोटा है। टी जो है 4 से छोटा है, तो एक ये हो गया, 2 3 4, तो ये होंगे 4 इसके ऊपर। ठीक है, एस केवल 4 छात्रों से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, 1 2 3 4, तो एस जो है वो यहाँ पे होगा 4 लोगों से लंबा और सबसे लंबा नहीं है। क्यू किसी भी छात्र से लंबा नहीं है, तो क्यू सबसे नीचे होगा। ठीक है जी, आर सबसे लंबा नहीं है, अब 2 स्पेस बचे किए और एक ये, आर अगर सबसे लंबा नहीं है तो यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे कौन बचा, सबसे लंबा वाला, ये पूछा है, तो देखो कौन बैठ गया, पी क्यू आर एस टी, यू बचा, यू बैठेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो भाई कौन सी संबंधित नहीं दिख रही है आपको, घुमाने से रिलेटेड है क्या कुछ, ऐसे इधर घुमा, नहीं देखो ये यहाँ से चिपकी हुई है, ये भी यहाँ से चिपकी हुई है, ये भी यहाँ से चिपकी हुई है, ये चिपकी हुई नहीं दिख रही मुझे, तो शायद यही हो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी तो लेट्स सी आगे क्या होता है, गलत हो भी जाए तो लेट्स सी। हिरणी बारहसिंगा से संबंधित है, तो रानी मधुमक्खी, हिरणी बारहसिंगा मतलब फीमेल मेल, तो रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी से होनी चाहिए भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 में से जो इनसे संबंधित नहीं है वो छांटना है। तना, शाखा, फूल, पौधा, पत्ती। तना, शाखा, फूल, पौधा, पत्ती, तो पौधे के ही तो हैं ये सारे, तो ये पौधा जो है इसके ही सारे जो है पार्ट्स हैं, तो पौधा इंडिविजुअली जो सब कुछ कवर कर रहा है, तो शायद ये वाला इनमें से अलग होना चाहिए, है ना। तना, शाखा, फूल, पौधा, पत्ती, तो मेरे हिसाब से तो पौधा ही अलग होना चाहिए, बाकी लेट्स सी। ठीक है, अरे यार ये फिर से चतुर्भुज आ गए, आकृतियां गिनने वाला बहुत। चलो सबसे पहले भाई मैं तो इसमें बड़े में देखता हूँ, सबसे पहले बड़ी वाली आकृति से शुरू करता हूँ, तो इसमें एक सबसे बड़ा, ये एक, फिर फिर ये दो, ये वाला, फिर ये वाला तीन, ठीक है, एक ये वाला चार, और दिख रहा है क्या कुछ, नहीं, एक दो तीन चार। अब अंदर से छोटी छोटी आकृतियों में देखते हैं, चार के बाद 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या 11 के बाद, नहीं दिख रहा ना, एक बार और देख लेते हैं, पूरा ये एक, और ये पूरा सॉरी एक पूरा ये एक, फिर ये दो, और फिर ये तीन, चार, पाँच, 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 हो गए भाई, एक पूरा, फिर ये वाला दो, और फिर ये वाला तीन, चार, और एक पाँच, ठीक है। और तो नहीं है ना, पाँच हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, तो भाई 12 ही दिख रहे हैं। अब मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा भाई, गलत हो गया तो ठीक है, बाकी देख लेंगे। क्या बोल रहा है, ललित पूर्णिमा के बाएं ओर से चौथे स्थान पर है, ललित जो है वो पूर्णिमा के बाएं ओर से चौथे स्थान पर है, एक दो तीन, चौथे स्थान पर ललित आ गया, ठीक है। ललित बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं बाएं छोर से तीसरे, एक दो, ये तीसरे स्थान पर है। लीला दाएं छोर से 11वीं स्थान पर बैठी है, लीला जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठी है और ललित की निकटतम पड़ोसी है, तो ललित के यहाँ पे या तो लीला हो गई या यहाँ पे लीला होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, शीतल और ललित के बीच में केवल 4 लोग बैठे हैं,
अब ये कैसे पता चले? शीतल नीना के बीच 4 बैठे हैं, पूछा गया कितने व्यक्ति हैं। तो भाई लीला का हमें स्थान दे रखा है कि लीला जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। अगर लीला यहाँ पे होगी तो टोटल कितने होंगे? 12, 13, 14, 14 लोग होंगे। अगर लीला यहाँ पे होगी तो टोटल 12 लोग होंगे। और 12 और 14 में से केवल ऑप्शन 14 दे रखा है, तो बाकी चीजें चेक ही नहीं करूंगा मैं। समझ पाए ना आप? लीला दाएं छोर से 11वें स्थान पर दे रखी थी, और इसके इधर 3 ही लोग थे, या तो 3 हो सकते थे या 2 हो सकते थे, क्योंकि ललित की वो निकटतम पड़ोसी थी। तो या तो 14 होते या 12 होते। 12 ऑप्शन में ही नहीं तो 14 होंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी 3 होता है, 3 दूनी 6 लिख रखा है, 8 दूनी 16 लिख रखा है, ठीक है। 9 दूनी 18 नहीं लिख रखा, 9 ही लिख रखा है। और एल क्या होता है? 12 दूनी 24 लिख रखा है, 4 दूनी 8 लिख रखा है। तो आई को 9 लिख रखा है, शायद ये वॉविल है इस वजह से। बाकी इसमें देखें, 7 दूनी 14, यू को 21 ही लिखा है, वेरी गुड। 5 को 5 ही लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, मैं समझ गया कि अल्फा जो वॉविल होते हैं AEIOU, उनको वही लिख रखा है, बाकी सबको डबल कर रखा है। तो बी को डबल करा 4, ओ का 15 ही आएगा, और ओ का 15, 4 15 15 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। और बाकी के का डबल 22, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? कुछ मेज किताबें हैं, तो कुछ मेज किताबें हैं, सभी किताबें कुर्सियां हैं, ये सभी किताबें कुर्सियां हैं। बोल क्या रहा है? कुछ किताबें मेज है, तो ये कुछ किताबें मेज हैं, बिल्कुल है। कुछ कुर्सियां किताबें हैं, कुछ कुर्सियां किताबें हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन दोनों सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बे भाई कितने त्रिभुज पूछेंगे? हम्म, 1 मिनट इसको ट्राई करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, गिन के देखते हैं। तो भाई इसमें क्या ही गिनूं यार, इतने सारे तो त्रिभुज हैं। 1 2 3, पहले इस वाले में गिन लेते हैं। इस वाले में 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 5 हो गए, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, 6 7, ठीक है। और ये एक 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 के बाद इधर आ जाते हैं, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मेरे को दिख गए इसमें, तो मैं तो 28 लाके जा रहा हूँ, गलत होगा तो इसको देख लेंगे। ठीक है। अरे भाई सबमिट ना हो। अब हमारा क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस, बढ़िया से आराम से। 13 मिनट है, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो ज़रूरी होगी वो बताता हुआ भी चलूंगा। किस आंदोलन के समय में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन। ये था हमारा बारडोली सत्याग्रह। वहां पर इन वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने सबसे पहले इनको सरदार कहकर पुकारा था, तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, क्या होता है ये? मुझे भाई साइंस का थोड़ा ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। भाई मुझे नहीं पता इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र के बारे में प्रस्तावना में है ना, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तो शायद प्रस्तावना में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है? कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? ठीक है। महात्मा गांधी श्रृंखला। नहीं, 2000 नोट के पीछे क्या है? 2000 के नोट के पीछे है अपना मंगलयान। ठीक है, बाकी सबका आप बताएंगे। औपनिवेशिक युग की संहिताओं की जगह लेने वाले आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून मतलब जो नए लॉ हैं वो कब से लागू हो रहे हैं? 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं भाई, होंगे नहीं, हो चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO, मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल। जब मुद्रा का पण्य मूल्य, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से, एक बार इंग्लिश में देखें। व्हेन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन द
मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। जब कमोडिटी वैल्यू वैल्यू कम होती कमोडिटी वैल्यू कम होती है इससे, मॉनेटरी वैल्यू से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको साख मुद्रा कहते हैं, आई थिंक साख मुद्रा। ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति, सीआरआर की बात कर रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहा है ये कह रहा है कैसा टूल है, नियंत्रित करने का एक डैश उपकरण है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, दो टूल्स होते हैं ना। हाँ, तो इसमें से जो सीआरआर, बैंक रेट और ये एसएलआर, ये सब कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। ठीक है। ये सारे टूल्स जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं। कौन से निम्न में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? क्षय रोग बिल्कुल है, क्षय रोग है। पागलपन नहीं है, उच्च रक्तचाप बिल्कुल नहीं है, क्षय रोग है। ठीक है जी। संक्रामक। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? ये मैंने सुना तो है, काफी बार सुना है, बट इंग्लिश में देखें एक बार। मेडुला एब्रम पोन्स, ये दोनों ऑप्शन सेम सेम से दे रखे हैं, तो शायद इनमें से एक हो, है ना। तो भाई मैंने सुना है, बट इसका मैं अभी अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रहा। प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, इन दोनों में से एक होना चाहिए। बाकी लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं ना। वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है जिसमें जड़, तनों और पत्तियों, कलियों के नए पौधे बनते हैं? इसको कहते हैं हम कायिक प्रवर्धन। ठीक है। मुकुलन भी इसी का एक प्रकार होता है, जैसे साइड से मुकुल निकलते हैं। आपने देखा होगा एक वो, उसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं, उसके साइड में से आता है, जैसे हमारे घर पे है ना, तो उसमें साइड में से, पत्ती के साइड में से वो निकलते हैं पौधे। अगर पत्ती गिर जाती है ना, तो उसके साइड में से निकलते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल लंबवत है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ सही है। इसी वजह से तो एक साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, थोड़ा सा नहीं पड़ता। इसी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन आता है। कौन सा राज्य मुख्य रूप से चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? चेर, चोल, चेर, पांड्या नीचे है ना, तमिलनाडु, और ये इधर की साइड केरल की साइड नीचे की साइड है, तो ऊपर वाले हैं सारे स्टेट्स। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना किसने मंजूरी दी है? सीमा सड़क संगठन द्वारा। तो भाई सीमा की बात हो रही है, तो रक्षा मंत्री होना चाहिए, आई थिंक। बाकी गैस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं है, फिर आप मतलब हो सकता है गलत हो। अशोधित जन्म दर मतलब 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चे। तो 1,000 पर जीवित जन्मे बच्चे, बिल्कुल ये सही है। मिलियन पे नहीं, लाख पे नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा शासक आता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के अंत के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी? भाई ये थी हमारी कौन सी, लाहौर की संधि। और इस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल? थे हमारे हेनरी हॉर्डिंग के, हाँ हेनरी हॉर्डिंग थे शायद। ठीक है। तो अभिनव भारत क्या बोला इसने, कौन सा सही सुमेलित? अभिनव भारत, बीडी सावरकर, बिल्कुल सही है। कूका आंदोलन का मुझे नहीं पता। चटगांव शस्त्रागार छापा, तो भाई इसमें तो सूर्यसेन थे, तो आई थिंक 3 नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 नहीं है, बाकी हो सकता तो नहीं है भाई, इसमें तो सूर्यसेन ही थे। बाकी लेट्स सी, देखते हैं। फरवरी 2024 को निम्न में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम बदल दिया? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। डोल यात्रा, पश्चिम बंगाल, पहले भी आ चुका है काफ़ी मॉक्स में। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता कौन प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 39A। तो भाग नंबर 4, 36 से 51, डीपीएसपी। ठीक है। मौलिक अधिकार के बाद आता है ये भाग डीपीएसपी, भाग नंबर 4, 36 से 51, आर्टिकल 39 में निशुल्क कानूनी सहायता की बात की जाती है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं भाई? ये है आपके यजुर्वेद के। और बाकी आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो पता भी होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद का जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है वो कौन सा है? ऐत्रेय है। और जो सामवेद है उसका कौन सा है? पंचविश है। ठीक है। बाकी जो यजुर्वेद है ना, इसके 2 ब्राह्मण हैं, कृष्ण और शुक्ल। ये शुक्ल वाले में से एक जो इंपॉर्टेंट है वो है शतपथ, और कृष्ण वाले में जो होता है वो होता है तैत्तिरीय। बाकी काफी सारे हैं इनके, और जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है। सामवेद का कौन सा है? पंचविश। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। और ऋग्वेद का कौन सा है? ऐत्रेय। जो इंपॉर्टेंट है इसका हमने देख लिया, शतपथ। किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों के नृत्य के रूप में बार बार आ रहा है, पहले भी आ चुका है, कथक को कहा जाता है? इसकी सेमिनार कहाँ आयोजित की गई है? भारतीय रक्षा उपकरण, इसकी सेमिनार कहाँ आयोजित की गई है? भाई सेमिनार
अगर यहाँ हुई होगी तो दिल्ली में होनी चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं है, मैं इसमें गेस कर रहा हूँ क्योंकि सेमिनार ऐसी जगहों पे होती है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? भाई देखो, प्रशासनिक प्राधिकरण आपको पता होना चाहिए। सीजीएल की जो रिवाइज रिजल्ट आया वो भी इसकी वजह से ही आया। ये आया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आर्टिकल नंबर कौन सा है इसका? 323। आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा अगर यूपीएससी की तैयारी की है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 323 ए में जोड़ा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। इसमें कैट आता है और सेट आता है। सेट आता है शायद 323 बी में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्टेट वाला। ठीक है, तो भाई ये होते हैं नियुक्ति वगैरह से रिलेटेड, जो जॉब वगैरह का सीन होता है ना, इसी ने कैट ने ही फैसला दिया था, जिसकी वजह से रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ा था एसएससी को। ठीक है जी। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैश्य और शूद्र। ठीक है। किस प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, गति शक्ति किसके लिए शुरू की गई भाई? ट्रांसपोर्टेशन, जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए की गई है ना, तो यातायात ही होगा इसका। अनुच्छेद 43 बी, इसके बारे में भी भाई आपको पता होना चाहिए। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। इसमें 3 चीज़ें चेंज हुई थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक तो हमने आर्टिकल जोड़ा था 43 बी, और एक एक फंडामेंटल राइट जोड़ा था 19(1) का सी। ठीक है, और हमने क्या जोड़ा था? एक पार्ट जोड़ा था 9 बी। ठीक है, इन सब में क्या था? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया था कि सहकारी समिति बनाने के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया, एक डीपीएसपी बना दिया, और एक आर्टिकल में शामिल कर दिया सहकारी समिति। अब बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, 4 मिनट बचिए। नए अध्यक्ष किसे चुना गया? मुझे नहीं पता। कौन सा प्रावधान कनाडा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया? सशक्त केंद्र लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति है, परामर्श वाला है, राज्यसभा का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है। किस स्थल से संबंधित कांसे की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से। कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? सहारा रेगिस्तान में, सुना सुना सा है ना ये, हर मतन शायद यही है, मैंने इसके बारे में सुना, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, शायद ये वाली है, आई थिंक सो। बाकी देख लेंगे ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति का किताब? भाई मुझे नहीं पता, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है भाई? महासागर है सबसे बड़ा। साबरी बंधु, अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खां साहब आ गए भाई साहब। किस गायन शैली? भाई कव्वाली। इनका तो पता है, बाकी इन दोनों का पता हो ना पता हो। ठीक है। ग्रेट मैन, बहुत बेहतरीन इनकी कव्वालियां भी, मैं गाना शुरू कर दूंगा। आगे, भीकाजी कामा किस धरती पर भारतीय ध्वज फहराए थे भाई? जर्मनी। ये तो बहुत ईजी है, पहले भी आ चुका है। इमरत खां प्रसिद्ध वादक सितार और किस अन्य वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? भाई इसके बारे में भी नहीं पता, मतलब इनके बारे में भी नहीं पता। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई, अनिल कुमार लाहोटी। ये मैंने नाम पढ़ा था जब ये रिचार्ज सस्ते होने की बात चल रही थी ना, अभी तक हुए नहीं। शायद हो गए, हाँ। बट वही सेम से ही है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, खाली कॉल और मैसेज का ये नाम था। अब अगर चेंज हो गए हो तो पता नहीं, बट ये थे अध्यक्ष। मानव के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य परास कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो वो क्या होते हैं भाई? सिकुड़ जाते हैं, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण। कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य तो भाई गरबा ही है। और इनमें से कौन सा है? पाग तो नहीं, शायद बिहार का है ये। भाई इसको भी अभी देखेंगे बाद में, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। पाल कह रहा हूँ, पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट जो है वो भारत से श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, वहीं पे क्या है? एक मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है। एईडी 2024 भाई बिल्कुल करंट अफेयर के बारे में नहीं पता। स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, आई थिंक 1923 के आसपास। कौन सा मेघालय का नृत्य है? लाहो मेघालय का है, चेरव जो है मिजोरम का है, दखलई दलखई सॉरी, ये हमने ऐसे याद किया था कि एक निशा है। खैर ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो निशा मना कर देती है तो लड़का कहता है ओ निशा, देख लई फिर तुम देख लई। तो ओ निशा मतलब ओडिशा का दलखई। ठीक है। किस भारतीय उपमहाद्वीप
कि किस भाग में सक्रिय थी, कौन अनुशीलन समिति थी भाई, ये अपनी बंगाल की, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कौन सा लेख मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है, भाई ये है अपना 74, जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रति वो रहती है, और आर्टिकल नंबर 76 है उससे जो हमारे कौन होते हैं वो अटॉर्नी जनरल, अरे हटा करो, और 61 में क्या है, महाभियोग के बारे में है, राष्ट्रपति के। बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई बार विभाजित किया गया था, प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था तरफदार। अच्छा तरफ दे रखा है यहाँ, तरफदार यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए एक बार इसमें देख लेते हैं, तुक्का मारने का कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का मारने से बचेंगे, जिसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मस्तिष्क में इन दोनों में से एक लग रहा था ना, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, इसको लगा देते हैं, मतलब इनमें लगा रहा हूँ मैं, मुझे आइडिया नहीं है, बस ये लग रहा है कि इन दोनों में से शायद एक होगा, ठीक है। लेट्स सी, नाम बदल दिया किसका भाई नहीं पता। बाकी आरपीएफ में भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा नेगेटिव से बचें, है ना। किसको चुना गया है नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। कौन है सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति, नहीं पता। ये क्या है, गुजरात का नृत्य इनमें से कौन सा है, धमा। चलिए फाइनल सबमिशन हो चुका है इसका अपने आप खुद ही। लेट्स सी द रिजल्ट, क्या रहा है हमारा रिजल्ट। और ये हमारी वेबसाइट या फिर पीसी में ही कुछ इशू इनका चल रहा है, चल जा भाई। तो भाई हमारे 106 करेक्ट हुए हैं और 6 हमारे रॉन्ग हुए हैं, और हमारे मार्क्स बने हैं 104, जो कि आई थिंक थोड़े कम हैं, कम है भाई, मार्क्स थोड़े से कम हैं। बाकी शायद जीएस में हमने जो स्किप किए हैं वही, बाकी जीएस में तो हमने ऐसा तुक्के भी नहीं लगाए, तो शायद मैथ और रीजनिंग में भी गलत हुए हैं हमारे भाई, क्योंकि हमने जीएस में तो मोस्टली 2-3 एंड में तुक्के मारे हैं ना बस। तो यानी कि हमारे 3-4 सवाल, 4-5 सवाल मैथ या रीजनिंग में गलत हुए हैं। तो ये तो भाई देखना पड़ेगा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल देखना पड़ेगा मामला, ये तो गड़बड़ चल रहा है फिर। 106 हमारे सही हुए हैं, और सबसे दुख की बात ये लग रही है कि मैथ और रीजनिंग में भी हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं, गलत हुए हैं, या तो मैथ या रीजनिंग में गलत हुए हैं, तो उसको अब हम ज़रूर चेक करेंगे। और बाकी भाई 8 स्किप किए हमने, क्योंकि जीएस के वो जो करंट अफेयर वगैरह थे वो सब बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ये हमारा स्कोर रहा है 104.02, मतलब 104, 104 मार्क्स रहे। हालांकि ये इतने मार्क्स आपके आए ना, तो ये बिल्कुल 200% आप सेफ हैं इस पे, क्योंकि आप ये ना समझे कि 120 मार्क्स पहले कट ऑफ गई थी तो इस बार भी यही जाएगी, कोई मतलब नहीं है। पहले बहुत इजी पेपर था, मैं उसके पीवाईक्यू लगाता था ना, तो 117, 117, 115 तो यूं ही आते थे पीवाईक्यू में। जब मैंने आरपीएफएसआई के लिए लगाया था ना एक बार कांस्टेबल का, तो 2 पेपर लगाए थे, दोनों में 117 पॉइंट समथिंग थे, दोनों में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी जीएस का बस। तो बहुत इजी इजी पेपर्स थे वो, ठीक है, तो उनसे कंपेयर ना करें। अब पेपर का लेवल आरपीएफएसआई का बहुत बहुत अप रहा था इस बार, तो कांस्टेबल का लेवल भी बहुत अच्छा खासा रहने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है जी। तो आप भी लगाइए इस मॉक को, और आई होप कि आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहा होगा, और इसमें से भी आपने कुछ बेहतर सीखा होगा वीडियो से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कौन सी होती है नेक्स्ट वीडियो, तो उसके साथ आप उस वीडियो के साथ मिलते हैं। आपने वीडियो देखा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।